वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को जो है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। बात करें इससे पहले वाली लेक्चर की तो वहाँ पर हमने देखा था सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सपेयरिंग विद सोल्यूबल साल्ट की। आज हम देखेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को, जिसमें सबसे पहले हम इनका प्रिंसिपल समझेंगे, देन डिटेल में डिस्कस करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशंस को, रेडॉक्स टाइट्रेशंस को, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस को, एंड एट द एंड हम एडवांटेजेस देखेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तो चलिए अपने नोटबुक रेडी कर लीजिए, चलते हैं एक और शानदार लेक्चर की तरफ। चलिए, इससे पहले कि हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस को समझें, ज़रूरी है कि आपको इन ऑपरेटर्स का पता हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि इनको हम यूज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें फैमिलियर लगें तो उनको एक बार देख लो। देखो, लैब में देखा भी होगा, ये है हमारे पास ब्यूरेट, ये है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क जिसे हम बोलते हैं, ये है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड। जस्ट एक बार आंखों से निकालो कि जब ये टर्म्स हम यूज़ कर रहे होंगे, ब्यूरेट, टाइट्रेशन फ्लास्क, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो थोड़ा आप टॉपिक से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की तरफ। तो चलिए, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल को। पहले ध्यान से सुनेंगे, देन आप नोट करेंगे। देखो, अगर हम जनरल बात करें सभी टाइप के पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, चाहे वो रेडॉक्स टाइट्रेशंस हो, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशंस हो या फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस हो, उनमें हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन को हम लेते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में, अभी हमने देखा टाइट्रेशन फ्लास्क को, और एक सॉल्यूशन को हम डालते हैं ब्यूरेट के अंदर। अब ब्यूरेट से सॉल्यूशन को हम ऐड करवाते हैं कोनिकल फ्लास्क में। उससे होगा क्या कि जो कोनिकल फ्लास्क कह लीजिए या जो टाइट्रेशन फ्लास्क है, उसके अंदर जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है? देखो, हम क्या करेंगे, जिस आयन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हमें ऑब्जर्व करना है, उसके रिस्पेक्ट में हम एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे जो कि रिवर्सिबल होगा उस आयन के रिस्पेक्ट में। याद करो, जब हमने टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स देखे थे, वहाँ पर मेटल आयन इलेक्ट्रोड देखा था, जहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने देखा था कि जब उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही थी तो वहाँ पर कॉपर 2+ फॉर्म कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और जब उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रही थी कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म कर रहा था। तो वही बात यहाँ है कि जिस आयन की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हमें देखना है, उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल होगा उसे हम सेटअप कर देंगे। अब जब इस आयन की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आएगा तो जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी तो हमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अब फर्दर हम क्या करते हैं, जो ये टाइट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड लगाया, इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। पढ़ा था ना वहाँ पर, और कैलोमल इलेक्ट्रोड को अभी देखा भी। तो अब क्या हुआ, एक सेल सेटअप हो गया हमारे पास। जब भी हम सॉल्यूशन डालेंगे ब्यूरेट से टाइट्रेशन फ्लास्क में, आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोड्स का, तो अल्टीमेटली सेल की ईएमएफ में चेंज हमें देखने को मिलेगा। और इस तरीके से हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो ईएमएफ की वैल्यू है उसमें एक सडन चेंज देखने को मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ सडन चेंज को हम बोलते हैं कि वहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और यही प्रिंसिपल है हमारे पास जो भी टाइट्रेशंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो बातें मैंने आपको कही वही यहाँ पर मैंशन्ड है, आइए एक बार देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। प्रिंसिपल: in general, in all types of titrations, redox titrations, acid-base titrations, precipitation titrations, etc., one of the solutions is taken in the titration flask and the solution is added to it from the burette. As a result, the concentration of some ion in the titration flask keeps on decreasing. If an electrode reversible with respect to this ion is set up in the titration flask, its electrode potential will keep on changing.
if the electrode thus set up in the titration flask or beaker is combined with a calomel electrode, the EMF of the cell will keep on changing and show a sudden change in the value when the reaction is complete. क्लियर हुआ? कुछ भी डाउट अगर रह गया तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जैसे ही हम टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये अप्लाई हो रहा होगा, आप खुद ही बता देंगे कि ये चीज़ प्रिंसिपल में हमने देखी है। तो चलो इतना नोट करो। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस को। ध्यान से समझना, अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझ में आ गई तो जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो अपने आप समझ आ जाएंगी। सिमिलर सी चीज़ें हैं वहाँ पर भी, ज़रा इसे ध्यान से समझ लो। एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में देखते हैं। सपोज करो हमारे पास HCl एसिड है जिसको हमें NaOH सोल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करना है। हम क्या करेंगे, एसिड सॉल्यूशन को लेंगे बीकर में, आप टाइट्रेशन फ्लास्क भी एज्यूम कर सकते हैं, और इसमें सेटअप करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों सेटअप किया? क्योंकि जब NaH ऊपर से डलेगा तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा, क्योंकि ये NaOH है, HCl है एसिड, NaOH है बेस, बेस एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं, यानी अल्टीमेटली H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखने को मिलेगा। हमें कैसा पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ? हम उसका एक इलेक्ट्रोड इम्प्लीमेंट कर देंगे जो कि H+ आयन के रिवर्सिबल होगा। डेट्स वाई हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इम्प्लीमेंट कर दिया। वही प्रिंसिपल की बातें अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे कपल कर दिया कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ, और एक ब्यूरेट जिसमें NaOH का सोल्यूशन है उसे हमने फिट कर दिया बीकर के ऊपर। अब हमने NaOH ऐड करना शुरू किया। शुरू में मान लो हमने लार्ज अमाउंट में एडिशन शुरू किया, 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए। जैसे ही हमने 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियोमीटर में EMF नोट की, फिर 1 ml डाला, फिर EMF नोट की। अब शुरू में तो लार्ज अमाउंट डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास एंड पॉइंट आने वाला होगा, मतलब एक सडन इंक्रीज देखने में मिलेगा वैल्यू को, वहाँ पर हम एडिशन को कम कर देंगे। मान लो वहाँ पर हमने 0.1 ml डालना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हर एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने सेल के EMF को नोट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना हमने वॉल्यूम डाला उसके कोरस्पॉन्डिंग EMF आया, तो EMF को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट वॉल्यूम जो कि हमने NaOH का ऐड किया, और वहाँ से इक्विवेलेंस पॉइंट हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, निश्चिंत हो जाओ, वो हम देखेंगे। अभी जरा इस सेटअप से फैमिलियर हो जाओ, और जो बातें अभी हमने डिस्कस की वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, suppose a solution of HCl acid is to be titrated against NaOH solution. The acid solution is taken in a beaker and a hydrogen electrode is set up into it. This electrode is then coupled with the calomel electrode. यही बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी अभी। A burette containing the NaOH solution is fitted over the beaker. NaOH solution is added to the beaker first in the larger amounts, say 1 centimeter cube or 0.5 centimeter cube at a time, and then in very small amounts, say 0.1 centimeter cube or even less near the end point. EMF of the cell is noted after each addition. इतना नोट करो। आगे देखो, the EMF is then plotted against the volume of NaOH added when a curve of the type shown below is obtained. जब हमने सेल की EMF को वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड को प्लॉट किया तो इस तरीके का कर्व देखने को मिला। और देखो इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट, वहाँ पर एक सडन इंक्रीज हमें देखने को मिला। तो देखो उसको हमने जब प्लॉट किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आ गई। ये हम बात कर रहे थे कि इक्विवेलेंस पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कर्व से। From this curve, the volume of NaOH solution used corresponding to the equivalence point can be found. ये रहा equivalence point, इसके corresponding volume कितना आ गया, ये रहा, जितना अभी हम स्केल पर ले रहे होंगे। क्लियर? तो ये बात हुई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की। अब इस कर्व को थोड़ा और डीप में समझेंगे, तब तक आप इतना नोट करो। तो चलो अब उस कर्व को ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कर्व। The electrode potential of the calomel electrode being fixed, the EMF of the cell depends on the electrode potential of the hydrogen electrode. देखो ये तो सीधी सी बात है। सेल में हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड।
कैलोमर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर दिया, तो अब सेल का ईएमएफ अगर चेंज होगा तो किसकी वजह से होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि कैलोमर का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर दिया। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 0.0591 लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 25 डिग्री सेल्सियस पर। याद है ना लास्ट इक्वेशन? अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम स्टैंडर्ड नाम से ही देखिए, इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं 0, क्योंकि देखो एग्जांपल से समझो डेली लाइफ में, मैं कह रहा हूँ कि आप छोटे हैं किसके रिस्पेक्ट में? कोई आपसे बड़ा होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो आप छोटे हैं। इसी तरीके से जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में और उसका हम लेते हैं 0। तो दैट्स वाई जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का उसे हमने ले लिया 0। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हाइड्रोजन का वो किसके इक्वल आ गया? 0.0591 log H प्लस। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अल्टीमेटली किस बात पर डिपेंड कर रहा है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर। अब ऊपर से NaOH हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में बीकर में डाला, बीकर में क्या है? HCl। NaOH HCl के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल करेगा एसिड को, एसिड जो हमें H प्लस दे रहे हैं। अगर एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है तो मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। पहले तो ये जो डिक्रीमेंट है कंसंट्रेशन में धीरे धीरे होता है, फिर एक सडन डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। उस सडन डिक्रीज के बाद फिर से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। Thus, the electrode potential of the hydrogen electrode depends on the concentration of H plus ions only। दिख रहा है clearly। As more and more NaOH solution is added, the H plus ion concentration decreases gradually। combine कर रहा है NaOH के साथ HCl। At the end point, the H plus concentration suddenly decrease to 10⁻⁻7। देखो कितना decrease sudden आ रहा है। And beyond the end point, the decrease in the H plus ion concentration is again gradual। फिर धीरे धीरे When more of the NaOH solution, आगे देखते हैं, इतना नोट करो। आगे देखिए क्या कह रहा है? When more NaOH solution is added, a decrease in H plus implies a decrease in the EH। क्लियर सी बात है, अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो किसके साथ वेरी कर रहा है? H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के। अब सेल का ईएमएफ किसके है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमर इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने देखा H प्लस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसकी क्या हमारे पास एक तरीके से कंडीशन रही है डिक्रीज़ होने की? पहले डिक्रीज़ हुआ धीरे धीरे, फिर सडन डिक्रीज़ देखने को मिला, उसके बाद फिर से धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो माइनस में है, तो सेल का ईएमएफ इंक्रीज़ होगा अगर ये डिक्रीज़ होगा। देखो कैलोमर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, मान लो 5, ये भी मान लो 5 है, 5 - 5 0, ईएमएफ आ गया 0। अब ये तो फिक्स है 5, इसको डिक्रीज़ किया, मानो 4 किया, 5 - 4 1, ईएमएफ आ गया 1, पहले 0 था अब 1 आ गया। इसको और डिक्रीज़ किया, मानो 2, ये तो फिक्स है 5 - 2 3, अब 0 था 1 था फिर 3 हुआ। यानी इसके डिक्रीज़ करने पर सेल का ईएमएफ इंक्रीज़ कर रहा है। और ये कब डिक्रीज़ हो रहा है? जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो यही तरीके से तो कर्व में लिखा है कि पहले NaOH ऐड किया हमने, H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ हुई, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हाइड्रोजन का धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ, तो सेल का ईएमएफ धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, सेल का ईएमएफ धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में एक सडन डिक्रीज़ देखने को मिला, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो सडन डिक्रीज़ दिखाएगा। ये सडन डिक्रीज़ हुआ तो सेल का ईएमएफ तो सडन इंक्रीज़ होगा, तो सडन इंक्रीज़ देखने को आया। उसके बाद जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई, यानी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ, यानी ईएमएफ धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ, ईएमएफ धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ। तो ये था आपके पास कर्व का एक्सप्लेनेशन। आया होगा थोड़ा सा टॉपिक का फील, तो आप इतना नोट करो। देन हम थोड़ा और देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस में। चलिए आगे नोट डालकर लिखेंगे। कहता है द इक्विवेलेंस पॉइंट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
इज़ द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम। अभी हमने देखा सडन इंक्रीज देखने को मिल रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पर, उसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल रहा है और कहता है ये वो पॉइंट है जहाँ पर कर्व का स्लोप मैक्सिमम है। स्लोप मैक्सिमम होना मतलब कर्व वहाँ पर मैक्सिमम स्टीप है। जैसे हम बोलते हैं झूला, झूले से आप बहुत जल्दी नीचे आ रहे हैं, मतलब जो कर्व है वो स्टीप है, शार्प है। स्लोप मैक्सिमम है मतलब हमारे पास शार्पनेस मैक्सिमम है। Thus, to locate the endpoint more accurately, the slope of the curve delta E upon delta V may be plotted against the volume of NaOH added। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसे थोड़ा और एक्यूरेटली मेज़र करें, हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस है ईएमएफ में यानी डेल्टा ई, और उसे डिवाइड करते हैं जो हमारे पास डिफरेंस है वॉल्यूम में जो NaOH ऐड किया है, इसको प्लॉट करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड से। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कर्व आती है। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट को। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एसिड बेस टाइट्रेशंस यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। ये समझ आ गई तो आगे वाला तो बहुत ही आसान है, रेडॉक्स टाइट्रेशंस भी और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस भी। तो आप इतना नोट करो। चलिए अब हम देखते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस को। आप खुद समझ जाएंगे, हर पॉइंट आपको समझ आएगा। सपोज ए सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इज टू बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। वहाँ पर हमने HCl को टाइट्रेट किया था NaOH के अगेंस्ट, यहाँ पर फेरस सल्फेट को टाइट्रेट करेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट के अगेंस्ट। द फेरस सल्फेट सोल्यूशन इज टेकन इनटू ए बीकर या फिर टाइट्रेशन फ्लास्क इमेजिन कर लो, एंड ए प्लेटिनम वायर इंसर्टेड इनटू इट। वहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, यहाँ पर प्लेटिनम वायर लिया है। द इलेक्ट्रोड दस फॉर्म्ड इज कंबाइंड विद द कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये बात तो वहाँ भी की थी। द ब्यूरेट कंटेनिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज फिक्सड ओवर द बीकर। वहाँ पर NaOH था, उसे फिक्स किया था। सेटअप याद करो जो दिखाया था। And after every addition of potassium dichromate solution, the EMF of the cell is noted. Clear? The end point is then determined in a manner similar to that of acid-base titrations. End point अभी हमने एक तरीके से बहुत डिटेल में देखा है कि कैसे एंड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कि प्लॉट करेंगे, वहाँ से इक्विवेलेंट पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड देख लेंगे। फिर हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जहाँ पर स्लोप की बात हुई, वहाँ से इक्विवेलेंस पॉइंट को हम बता सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। तो यह है रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। क्लियर? सिंपल डिफरेंस कहाँ आया है कि NaOH की जगह K2Cr2O7 है और HCl की जगह यहाँ पर फेरस सल्फेट है। क्लियर? तो आप इतना नोट करो, देन हम आगे चलते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस को। ये भी सिमिलर है। आइए देखिए। सपोज ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टू बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaCl सोल्यूशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या था, HCl को टाइट्रेट कर रहे थे NaOH के अगेंस्ट। कंपैरिजन करके चलो तो इजी समझ आएगा। यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट कर रहे हैं NaCl सोल्यूशन के अगेंस्ट। द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज टेकन इन ए बीकर, टाइट्रेशन फ्लास्क इमेजिन करो, एंड ए सिल्वर वायर इज इंसर्टेड इनटू इट। वहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर वो इलेक्ट्रोड सिल्वर वायर काम करेगी। द इलेक्ट्रोड डस्ट फॉर्म्ड इज देन कंबाइंड विद द कैलोमल इलेक्ट्रोड। प्रिंसिपल में यही बात पड़ी थी, एसिड बेस टाइट्रेशन में भी हमने यही किया। ए ब्यूरेट कंटेनिंग द NaOH सोल्यूशन इज फिक्स्ड ओवर द बीकर, एंड आफ्टर एवरी एडिशन ऑफ NaCl सोल्यूशन द EMF ऑफ द सेल इज नोटेड। वही पहली बात। द एंड पॉइंट इज देन डिटरमाइंड एज इन केस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में देखना है। और डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर AgNO3 है, वहाँ पर HCl था, यहाँ पर NaCl, वहाँ पर NaOH था। क्लियर? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना नोट करो। चलिए, वाई सिमिलर कर्व, यहाँ पर सिमिलर चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है, देखते हैं। The obvious reason for getting a similar curve is that the electrode potential of the silver electrode depends on the concentration of Ag+ ion in the solution। यार ये तो बहुत सिमिलर सी बात है। प्रिंसिपल में हमने कहा था कि किसी आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, कैसे पता करेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड लगा देंगे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। जब उसके रिस्पेक्ट में जो आयन रिवर्सिबल है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। यहाँ पर वो आयन है Ag+ और वो इलेक्ट्रोड है सिल्वर, तो जब Ag+ आयन की कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज होगा ही। यही बात हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में भी की थी। डेट्स वाई जो वहाँ पर कर्व है और यहाँ पर कर्व है वो सिमिलर आ रहा है, जो कि जब हमने एंड पॉइंट निकाला, जब हम इक्विवेलेंस पॉइंट निकालेंगे यहाँ भी। द एडिशन ऑफ NaCl सोल्यूशन रिजल्ट्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ Ag+ आयन टू फॉर्म AgCl विच इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। जब NaCl ऐड कर रहे हैं ऊपर, नीचे हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो जब NaCl और AgNO3 कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, AgNO3 एंड
सॉरी NaNO3 एंड AgCl, NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 प्लस AgCl। कल के लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में ही हमने देखा था कि AgCl तो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बहुत कम आयन में डिसोशिएट होता है, तो ये तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। The concentration of the Ag plus ions in the solution thus keeps on falling with the addition of NaCl solution till at the end point all the Ag plus ions are precipitated। AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम Ag प्लस मिल रहा है वहाँ से, जब हम NaCl ऊपर डाल रहे हैं तो हमारे पास वो कंबाइन करके AgCl फॉर्म कर रहे हैं जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर Ag प्लस की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है जब तक पूरा का पूरा Ag प्लस कंज्यूम नहीं हो जाता एंड पॉइंट तक। At this stage, a very small amount of Ag plus ion is still present, which are obtained due to the ionization of AgCl that has gone into the solution. स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, मतलब उसका डिसोशिएशन बहुत कम है, कुछ तो डिसोशिएट होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, यानी कुछ अमाउंट में Ag प्लस अब रह जाएगा। वो किसकी वजह से होगा? AgCl की वजह से होगा, ना कि जो Ag प्लस हमें AgNO3 की वजह से मिल रहे थे। इतना नोट करो। अब देखो हमने क्या किया, टाइट्रेशन फ्लास्क में AgNO3 था, ऊपर NaCl था, NaCl AgNO3 में ऐड हो रहा है, AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहे हैं। कब तक? जब तक Ag प्लस प्रेजेंट है। उसके बाद एंड पॉइंट आया, उसके बाद कुछ Ag प्लस स्टिल प्रेजेंट है। वो किसकी वजह से है? वो AgCl की वजह से हैं, जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बहुत कम डिसोशिएट होगा। आगे देखिए, further addition of NaCl solution has no effect on the Ag plus ion concentration except that it suppresses the ionization of AgCl due to common ion effect। कहता है कि एंड पॉइंट के बाद अगर NaCl डालते हो तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उल्टा ये क्या करेगा कि AgCl के डिसोशिएशन को ही कम कर देगा, उसे ही सप्रेस कर देगा। क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, हमने पढ़ा था ना। और आओ एक बार और समझते हैं। AgCl है, इक्विलिब्रियम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, Ag प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। ये तब है जब हम और NaCl डाल रहे हैं, तो कॉमन आयन हो गया। यहाँ पर Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी दोबारा AgCl बन जाएगा। यानी तो दोबारा AgCl बन रहा है तो वो Cl माइनस में क्यों ही कन्वर्ट होगा। एज ए रिजल्ट द Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज वेरी स्लाइटली। क्लियर? Ag प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज ही हो रहा है स्लाइटली, क्योंकि दोबारा AgCl बन रहा है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो इतना नोट करो, देन हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होती है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इनके एडवांटेजेस को देखते हैं। पहली एडवांटेज है, these titrations are very useful in case of colored solutions where internal indicator fail। ये टाइट्रेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं जब हमारे पास कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं और जहाँ पर इंटरनल इंडिकेटर फेल हो रहे होते हैं। इंटरनल इंडिकेटर वो जिसमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट इटसेल्फ ही सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा हो, जब वही फेल हो जाता है तो कलर्ड सॉल्यूशन में हमारे पास इन टाइट्रेशंस का यूज़ करते हैं। For acid-based titrations, no prior knowledge of the pH range in which the indicator changes the color is required। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमें इस बात की नॉलेज नहीं है अगर के pH रेंज क्या है जिसके अंदर इंडिकेटर कलर चेंज करने वाला है, तो इस केस में कोई इश्यू ही नहीं है। क्योंकि देखो जैसे फिनोप्थलीन इंडिकेटर है, उसकी जो pH है जिसके अंदर वो कलर चेंज करता है वो आई थिंक 8 से 10 की रेंज में है उसकी pH। मिथाइल रेड इंडिकेटर है तो उसकी pH जिसमें वो कलर चेंज करेगा वो आई थिंक 6 से 8 उसकी रेंज है। तो यहाँ पर अगर इंडिकेटर की pH रेंज की नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, ये इसकी सेकंड एडवांटेज। थर्ड, these titrations can be used for the titration of a mixture of two acids having different degrees of ionization with the same NaOH solution। इस टाइट्रेशन को हम यूज़ करते हैं अगर हमें मिक्सचर ऑफ टू एसिड को टाइट्रेट करना हो जिनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम हो। मान लो जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, वीक एसिड है, कम डिसोशिएट होगा आयंस में। एक मान लो HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो अगर इनका मिक्सचर है तो हम सेम NaOH का सोल्यूशन लेके इन्हें टाइट्रेट कर सकते हैं। भला ऐसा इसमें क्या है
In such case, two different points of inflection are obtained. In a similar manner, a mixture of chloride, इसे बाद में देखते हैं, कहता है कि यहाँ से दो डिफरेंट पॉइंट एंड पॉइंट आएंगे। कैसे आएंगे वो अभी करो मैं दिखाऊंगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। In a similar manner, a mixture of chloride, bromide and iodide can be estimated by titration with AgNO3 solution। जैसे हमने यहाँ पर NaH का यूज़ करके दो एसिड्स के मिक्सचर को टाइट्रेट किया है, यहाँ पर अगर हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का मिक्सचर है, उसे हम एस्टिमेट करते हैं AgNO3 सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करके। क्लियर? अब वो कर्व कैसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसे देखिए, तब तक आप इतना नोट कीजिए। तो ये रही वो कर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं। ईएमएफ ऑफ सेल को प्लॉट किया अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इक्विवेलेंस पॉइंट कह लो। देखो यहाँ से हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से हम मिक्सचर ऑफ एसिड्स जिनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है उसको भी टाइट्रेट कर सकते हैं सेम NaOH सोल्यूशन के साथ। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे पास पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। एक बार समाप्त करें अगर हमने आज क्या किया। देखो हम मेन पढ़ रहे हैं ईएमएफ मेजरमेंट की एप्लीकेशंस को, जिसमें सेकंड एप्लीकेशन आज थी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। सबसे पहले हमने उनके प्रिंसिपल को समझा, देन हमने देखा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को, उसे ध्यान से समझा। उसके सिमिलर थी आगे तो चीज़ें, जब हमने रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ी और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस पढ़ी, वहाँ पर आपने देख लिया होगा। एट द एंड हमने पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की एडवांटेजेस को समझा। तो चलिए आज इतना ही देखेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।